नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारी क्लास नंबर 17 और टॉपिक है अपना उत्तक। अब देखो, उत्तक का जो टॉपिक है थोड़ा सा साइंस का हार्ड टॉपिक में से आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आधे घंटा भी अगर लगातार पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको आगे आने वाले 2-3 क्लासों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही टॉपिक है। जैसे हमने बायोलॉजी के जो टॉपिक पढ़े थे, इंसान की बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, इसके अंदर भी इंसान की बॉडी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और याद करने वाले टॉपिक जो है, मैंने आपको डायरेक्ट जो बुलेट्स बनाकर है वो यहाँ पर याद करवाए हैं, वो ट्रिक्स के साथ में अपने याद करेंगे, और साथ ही साथ में जो समझने लायक चीज़ें हैं वो अपने समझते चलेंगे, और याद करने वाले हम डायरेक्ट ही याद करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखो, उत्तक पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर देता हूं कि उत्तक इससे पहले हमने कहां पर पढ़ा था। देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि इंसान का शरीर किससे बनता है? कोशिका से बनता है। किससे बनता है? कोशिका से। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनती है? उत्तक बनाती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा था? उत्तक पढ़ा था। ठीक है, और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्रम होता है, और ये क्रम भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, या कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? अपना उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये समझते हैं कि उत्तक होता क्या है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, उत्तक क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाता है? एक उत्तक बनाता है। अब उत्तक भी एक अलग डिपार्टमेंट है। जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अलग डिपार्टमेंट होता है, साइंस डिपार्टमेंट होता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से उत्तक भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग इंसान रखे हुए हैं। ठीक है, कैसे रखे हुए हैं? देखो, जैसे इंसान की बॉडी होती है वो चलती रहती है, तो उसमें अलग तरह के उत्तक होते हैं। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार का उत्तक होता है, क्योंकि पेड़ पौधे गति नहीं करते। अब उत्तक का काम क्या होता है? शरीर को आधार प्रदान करना। ठीक है, अब जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ के बाहर क्या होती है? छाल होती है। तो वो क्या होती है? पेड़ को गिरने से रोकती है। मतलब वो उत्तक हेल्प करते हैं पेड़ को एक जगह स्थिर रखने के अंदर, वो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उत्तक का मतलब क्या है? और शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। जैसे अपने जो आंत बनी हुई होती है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो उसके अंदर अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, और इसी की जगह जैसे हमारे गले के अंदर अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। जो स्किन है हमारी चमड़ी, ये चमड़ी भी क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। बस इसमें बहुत सारे अरबों खरबों उत्तक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग काम है, अलग अलग विभाजन है। इंसानों के अंदर अलग है, जंतुओं के अलग के अंदर अलग है, पेड़ पौधों में अलग है। वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, वो अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो लाइनें जो डायरेक्ट दी गई है, वो कुछ लाइनें अपने को डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यहां पर पढ़ते हैं परिभाषा। देखो, उत्तक क्या चीज है? शरीर में प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग उत्तक कार्य करते हैं। मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंसान को नियुक्त किया गया है कि ये जो काम है ये वाला उत्तक करेगा, ये काम है ये वाला उत्तक करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है विभाज्य उत्तक। ठीक है, अब आप हिंदी के हो तो इसमें ये फायदा रहेगा, विभाज्य प्लस उत्तक। मतलब जो विभाजन करने वाले उत्तक होते हैं, जो नई कोशिकाएं आपस में बना लेते हैं, वो क्या होते हैं? वो विभाजन करने वाले उत्तक होते हैं। ये इसके बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलने व सिकुड़ने देखो, अभी जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर फैलने और सिकुड़ने के कोई काम नहीं होते। ठीक है, तो उत्तक उस टाइप के अलग उत्तक होते हैं। मतलब वो उनको विभाजन की जरूरत नहीं होती, वो विभाज्य उत्तक नहीं होंगे। ठीक है, देखो मनुष्य में पेशियां कोशिका फैलने के लिए और फैलने और सिकुड़ने के लिए एक अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं, अब संदेश पहुंचाने वाले, जैसे हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ा था कि जैसे ही हम हाथ को टच करते हैं तो बॉडी तक क्या पहुंचता है? वो समाचार पहुंचता है कि यहां से हमें हाथ हटाना है या फिर हाथ वहां पर रखना है। तो वो क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका में संदेश पहुंचाने के लिए अलग वाहक होते हैं। ठीक है, पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिका भोजन व पानी। अब देखो, भोजन पहुंचाने के लिए और पानी पहुंचाने के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा,
जाइलम व फ्लोएम। ठीक है, एक छोटी क्लास के अंदर 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, कहीं पर नाम पढ़ा होगा कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जैसे जल है तो मतलब ये जल पहुंचाने का काम करता है, फ्लोएम मतलब फल है, इसका मतलब वो भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग ऊतक को अलग अलग तरह के काम जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब याद करने वाली चीज क्या है। ठीक है, अब देखो रक्त क्या है, ये अपने शरीर में खून होता है, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है। तो रक्त क्या है, फ्लोएम व पेशी उत्तक की उदाहरण है। तो ये याद करना है, क्यों है, क्या है, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट अपने को याद करना है कि रक्त क्या है, फ्लोएम व पेशी उत्तक की उदाहरण है। फ्लोएम व पेशी उत्तक मतलब रक्त जो है वो फ्लोएम और पेशी उत्तक के उदाहरण है। अब ये जो चीजें ली गई है सारी की सारी एनसीईआरटी से ली गई है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो टॉपिक, जो लाइन अलग से लिखी हुई है, बिना कोई टॉपिक चलते हुए जो लाइन डायरेक्ट आ गई है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो ऐसा का ऐसा अपने को यहाँ पर याद करना है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो पौधों और जंतुओं में उत्तक, पौधों में अलग तरह के उत्तक होंगे, जंतुओं में अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि जंतु जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, पेड़ पौधे एक जगह पर रहते हैं। इसका मतलब उनको विभाजन करने वाले उत्तकों की जरूरत नहीं होती, किसको, पेड़ पौधों को। लेकिन जंतु मूवमेंट करते हैं तो उनको उत्तक जो है वो उसी प्रकार के उत्तक उसमें पाए जाते हैं। देखो पौधों में गति नहीं होती, व पौधों को सीधे खड़े रहना होता है, इसलिए कठोर प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, वे कठोर उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, ये याद करना है। ठीक है, कठोर उत्तक किसके बने होते हैं, मृत कोशिकाओं के। देखो मृत कोशिकाओं के कैसे याद करें, जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की शाखाएं हैं, मतलब ये क्या है, ये पेड़ का ऊपरी जो छाल होती है वो है। ठीक है, अब ये कैसी होती है, ये हार्ड होती है, वो मतलब क्या हो गया, वो कठोर उत्तक हो गई। अब ये मृत कोशिकाओं का कैसा बना होता है, भाई पेड़ पौधे के ऊपर क्या होता है, जैसे मान लो उसके ऊपर जैसे दीमक लगा होता है, तो वास्तव में वो क्या, दीमक जैसा दिखने के अंदर कैसा होता है, दीमक लगता है तो भी वो उसकी छाल जैसा ही दिखता है, और पेड़ की जो छाल होती है वो भी दीमक जैसी होती है। और दीमक क्या होता है, वो मृत कोशिका होती है। मृत कोशिका कैसे क्या होती है, जैसे मान लो कोई जीव जंतु मर जाता है, तो मरने के बाद में उसको जो खाने का काम करते हैं वो मृत कोशिकाएं होती है, जो खाने का काम करती है वो मृत कोशिकाएं होती है, मतलब को कि जो हमें मूवमेंट करती हुई दिखाई नहीं देती। तो पेड़ पौधों का उत्तक जो होता है, कठोर उत्तक होता है, वो किसका बना होता है, वो बना होता है अपना मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो अगली सेकंड याद करने वाली लाइन क्या है कि पेड़ पौधों में कैसा उत्तक होता है, तो कठोर प्रकार का उत्तक। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि जो मूवमेंट नहीं करते तो एकदम बाहर जो छाल होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है, तो वो कठोर उत्तक हो जाएगा। उसके बाद में कठोर उत्तक किसका उदाहरण है, वो मृत कोशिकाओं का उदाहरण है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। जबकि अब देखो जंतुओं के अंदर क्या है, जंतु भोजन, आश्रय, साथी की तलाश में विचरण करते हैं। भाई जंतु है तो उसको इधर उधर घूमना पड़ेगा, क्यों घूमना पड़ेगा, भोजन के लिए घूमना पड़ेगा, या कहीं पर निवास करना है तो रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, या फिर साथी की तलाश के अंदर। ठीक है, तो देखो जंतु क्या करेगा, भोजन के लिए उसको क्या होता है, जैसे मान लो कुत्ता होता है तो वो क्या करता है, भोजन के लिए शिकार करता है, रहने के लिए अपनी जगह ढूंढता है, इसका मतलब उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। और मूवमेंट करना पड़ेगा इसका मतलब उसमें कठोर उत्तक नहीं हो सकता, कठोर उत्तक होगा तो वो भी पेड़ पौधों की तरह एक जगह ही स्थिर रह जाएगा। इसका मतलब उसमें कौन सा उत्तक होगा, उसमें कठोर उत्तक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कठोर उत्तक नहीं होगा। उसमें क्या होगा, जैसे इसमें मृत कोशिका होती थी तो इसमें क्या होगी, जीवित कोशिका होगी, जीवित कोशिका। ठीक है, कोशिका कैसी, जीवित कोशिका यहां पर होगी। ठीक है, इसलिए जंतुओं में जीवित उत्तक पाए जाते हैं। तो ये दो चीजें अपने को याद रखनी है कि पेड़ पौधे हैं तो मृत कोशिका, पेड़ पौधे हैं तो कठोर उत्तक होंगे, जंतु है तो उसमें जीवित उत्तक पाए जाते हैं। ये दो चीजें अपने को याद रखनी। अब देखो, अब मेन स्टोरी जो शुरू होती है वो यहां से स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, अब देखो उत्तकों का विभाजन क्षमता के आधार पर, क्षमता क्या है, देखो किस आधार पे बांटा है, विभाजन के आधार पर। मतलब एक विभाजन कर सकते हैं और एक विभाजन नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कोई विभाजन कर सकता है
विभाजन कर सकता है, मतलब इंसान की बॉडी का अगर हम एग्जांपल ले कि इंसान की जो बॉडी होती है वो क्या है, विभाजन कर सकती है, क्योंकि उसको मूवमेंट करना है। मूवमेंट करना है तो इधर उधर घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा तो उसके लिए उसकी कोशिकाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको घूमना अलाउ कर दे, मतलब विभाजन करता रहे। भी जैसे मान लो हाथ की कोशिका है, जैसे मान लो यहाँ की कोशिका है, तो वो क्या करेगी, अगर यहाँ पर दृढ़ हो जाएगी तो ये हाथ खुलेगा नहीं। ठीक है, हाथ खुलने के लिए इसको क्या होगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मतलब विभाजन करने की क्षमता रखनी पड़ेगी। तो इंसान के अंदर क्या होता है, विभाज्य ऊतक होता है। और पेड़ पौधे हैं, उनको एक जगह स्थिर रहना है, कहीं नहीं घूमना, कहीं घूमने नहीं जाना, किसी का हाथ नहीं पकड़ना उनको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, उनको स्थायी रहना है, मतलब अगर ऐसे है तो उनको ऐसे ही रहना है, मतलब विभाजन उनको नहीं करना है। विभाजन नहीं करना है इसका मतलब वहां पर क्या होगा, वहां पर अपने होगा स्थायी ऊतक। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्य ऊतक, एक होता है अपना स्थायी ऊतक। और विभाज्य ऊतक कहां पर होगा, जहां पर विभाजन करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो बॉडी जो है मूवमेंट करेगी, जो चलने का काम करेंगे उनका विभाजन होगा। और चलने का काम कौन करते हैं, जीव जंतु करते हैं, तो विभाज्य ऊतक किस में होगा, वो होगा जीव जंतु के अंदर। और स्थायी ऊतक कहां पर होगा, जिसको एक जगह पर स्थिर रहना है। स्थिर किसको रहना है, स्थिर रहना है पेड़ पौधों को, तो स्थायी ऊतक किसके अंदर हो जाएंगे, पेड़ पौधों के अंदर। अब देखो एक चीज और आपको यहां पर याद हो गई होगी, भाई विभाज्य ऊतक है, विभाजन करेगा, मतलब मृत कोशिका तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये कैसी होगी, ये जीवित कोशिकाएं होंगी। उसके बाद में देखो स्थायी ऊतक, अब स्थायी ऊतक का मतलब क्या हो गया, वो एक जगह स्थायी रहेंगे, मतलब मृत कोशिकाएं वहां पर होगी, तो ये हो जाएगी अपनी मृत कोशिकाएं। अब देखो, अब पूरी की पूरी पाठ की जो स्टोरी है वो यहां पर दी गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर याद करेंगे ना तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। पेड़ पौधे क्यों बढ़ते हैं, क्यों चौड़े होते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं, वो सारी की सारी कहानी अपने को है ना इस 2-3 वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगी कि पेड़ की हाइट क्यों बढ़ती है, किन पेड़ों की हाइट नहीं बढ़ती है, किन पेड़ों की चौड़ाई बढ़ती है और किन पेड़ों की चौड़ाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये सब चीजें जो है अपने यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट को मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये देखो, देखो यहां पर क्या दिया है, एक अभी जो अपने पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं पादप ऊतक के बारे में, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्टोरी है, उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो एक होता है विभाज्य ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। अब विभाज्य ऊतक का मतलब आप समझ चुके हैं कि वे कोशिकाएं जो विभाजन करती है, ठीक है, वे होते हैं विभाज्य ऊतक। और वे जो विभाजन नहीं करती है वो होती है अपने स्थायी ऊतक। अब विभाज्य ऊतक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहां पर क्या लिखा गया है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, मतलब देखो ये क्या होंगे, शीर्षस्थ है ना, इसका मतलब हाइट के लिए जिम्मेदार कौन है, ये वाले ऊतक अगर उसके अंदर होंगे। देखो विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी की हाइट स्पेन जितनी है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर विभाज्य ऊतक है तो वो क्या कहेगा, कोशिकाओं को तोड़ने का, तू जा तू जा तू जा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि नाम क्या है, शीर्षस्थ, मतलब शीर्ष को ऊपर से ऊपर ले जाने का काम करेंगे, शीर्ष को ऊपर से ऊपर ले जाने के काम करेंगे, तो शीर्षस्थ। और शीर्षस्थ किसके अंदर काम आएगा, सिर को ऊपर ले जाने का काम, मतलब हाइट को बढ़ाने का काम कौन करेगा, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। मतलब कोई पेड़ है, जैसे मान लो खजूर का पेड़ है, बहुत ज्यादा हाइट के अंदर अच्छा है, इसका मतलब उसके अंदर शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर है, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं होती, क्या नहीं होती, उसकी चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, इसका मतलब उसके अंदर पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक नहीं होते, पार्श्व विभाज्य ऊतक नहीं होते, या फिर लेटरल विभाज्य ऊतक जो होते हैं उसके अंदर नहीं होते। देखो नाम याद रखना है, शीर्षस्थ जो हाइट के लिए जिम्मेदार होगा, और जो पार्श्व जो है, पार्श्व मतलब कि लेटरल जो होता है, मतलब कि चौड़ाई का बढ़ना। चौड़ाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर लेटरल विभाज्य ऊतक यानी पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चीजें आपको आगे भी समझा देंगे कि ये जो है, ये डायग्राम के माध्यम से अपने को समझ में आ जाएगा कि पेड़ पौधे में कहां कहां पर विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, इसके अंदर क्या होता है कि जो
पेड़ पौधे होते हैं वो अंदर ही अंदर विभाजन करते रहते हैं। कहाँ पर करते रहते हैं? पेड़ पौधे अंदर ही अंदर विभाजन करते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक निश्चित हाइट के बाद में क्या होते हैं? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक उसके अंदर होते हैं, जिसके फलस्वरूप जैसे आप घास देखते हैं, घास क्या करती है? जमीन से थोड़ा सा बढ़ती है ऊपर, एक हाइट पर जाने के बाद में नीचे जाने लग जाती है और ऊपर ऊपर से वो जल जाती है। मतलब वो क्या कर देता है, एक निश्चित हाइट के ऊपर क्या पाया जाता है उसके अंदर? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। मतलब वो कहता है बस इतना ही बढ़ना है। एक है हाइट को बढ़ाने वाला, कौन है हाइट को बढ़ाने वाला? शीर्षस्थ, ठीक है। और एक है उसका दुश्मन अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। ये अंदर ही अंदर अलग ही साजिश करता रहता है कि इसको तो गिराना है। तो हाइट को कम करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अगर अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक नहीं होगा तो पेड़ पौधे तो बहुत ज्यादा हाइट में हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति के अंदर हर चीज को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर उसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। एक शीर्षस्थ है तो एक साइड क्या है? अंतर्वेशी है, और बीच में पार्श्व विभाज्य उत्तक है। क्या है? पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो ये जो बात थी ना, ये है विभाज्य उत्तक के बारे में। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, और आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जाएगा टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर पेड़ पौधों के पौधे जो होते हैं उनकी जो डायग्राम है उसके माध्यम से भी ये आगे समझाया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक होते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक का मतलब क्या होता है? देखो वो एकदम स्थायी रहेंगे, उसके अंदर कोई, जैसे पेड़ पौधों की छाल जो बता रहा हूं वो जटिल उत्तक है, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर जो हाइट और चौड़ाई के लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है? वो अपने क्या हो जाएंगे? विभाज्य उत्तक। और ये क्या हो जाएंगे? स्थायी। ये एक जगह स्थायी रहेंगे, मतलब कि पेड़ पौधों की छाल है ये सब क्या हो जाएगी? स्थायी की। अब देखो इसके अंदर भी देखो इसका डिवाइडेशन किया गया है। देखो अभी है जो अपना स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के अंदर देखो क्या है? एक है सरल उत्तक और एक है अपना जटिल उत्तक, ठीक है। एक है सरल उत्तक, एक है अपना जटिल उत्तक। अब इसके अंदर देखो सरल उत्तक के अंदर देखो तीन है। एक है मृदुतक, एक है स्थूल कोण उत्तक, एक है दृढ़ उत्तक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मृदुतक क्या करेगा? किसी भी चीज को जो नरम बनाने का काम करेगा। जैसे अपने पेड़ पौधे के अंदर जो उनकी पत्तियां होती है वो मृदुतक होती है, और जो उनकी छाल होती है वो दृढ़ उत्तक होती है, ठीक है। और स्थूल उत्तक मतलब उसको भारी बनाने का, जैसे तने को और भारी और मोटा बनाने का जो काम करते हैं वो स्थूल कोण उत्तक कहलाता है। ये चीजें सारी यहाँ पर याद नहीं करनी, पूरी के पूरे टॉपिक के अंदर ये एक ही डायग्राम जो है आपको समझाया जाएगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता तो 8 से 10 बार इसका रिवीजन हो जाएगा। तो ये अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल तो आपने को बिल्कुल एंजॉय की तरह पढ़ना है कि ये क्या पेड़ पौधों में ऐसी क्या चीजें होती है जो अपने को पता होनी चाहिए। खाली सिलेबस के हिसाब से इनको नहीं पढ़ना, कम से कम हम अपने को नॉलेज होगा तो अपने बच्चों को ये बता तो सकते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर ये चीजें होती है। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे मान लो अपने को कोई बच्चा पूछता है कि ये पेड़ इतना छोटा है, ये पेड़ इतना बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं पता। वो कहेंगे लेक्चरर लगे हुए हैं फिर भी उनको ये भी नहीं नॉलेज। तो अपने को नॉर्मली इस चीजों का नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो सरल उत्तक के अंदर क्या है? एक है मृदु उत्तक, एक है दृढ़ उत्तक, और एक क्या है? स्थूल कोण उत्तक। अब इसके बारे में परिभाषा इनकी जो है वो आगे आएगी। अब देखो ये आपने पढ़ा हुआ होगा जटिल उत्तक। जटिल उत्तक किसका भाग है? देखो जटिल उत्तक जो भाग है ये स्थायी उत्तक का भाग है, ठीक है। एक स्थायी उत्तक का भाग है। स्थायी उत्तक में एक है जटिल उत्तक, एक है सरल जटिल उत्तक, एक है अपना सरल उत्तक, ठीक है। सरल में एक मृदु और एक ये देखो दृढ़, और एक स्थूल कोण उत्तक, ठीक है। उसके बाद में देखो जटिल उत्तक के अंदर फ्लोएम और जाइलम, ये अपने को याद है। देखो फ्लोएम जाइलम, ठीक है। जैसे जल मतलब पौधों के अंदर पानी का लाने ले जाने का काम कौन करता है? तो वो करता है अपना जाइलम करता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसे जाइलम, जैसे जल, जैसे जटिल उत्तक, तो किसका हिस्सा है? ये है अपना जटिल उत्तक का हिस्सा है। अब देखो फ्लोएम, फ्लोएम फै से फल, फल अपने क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। तो फ्लोएम पेड़ पौधों के अंदर भोजन का लाने ले जाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम किसका भाग है? जिसका जाइलम है। भाई जल खाने के बाद में पानी पीते हैं तो दोनों ही एक ही चीज के हिस्से होंगे, और जाइलम जो है वो जटिल उत्तक का भाग है, तो फ्लोएम भी जटिल उत्तक का अपना भाग होगा, ठीक है। तो ये था एक अपना चार्ट, और इस चार्ट को ही अपने को पूरे 2-3 दिन, आगे के 2-3 दिन यहाँ पर इसको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, ये अपने को नॉर्मल नॉलेज के हिसाब से भी ये चीजें अपने को पता यहाँ पर होनी चाहिए।
अब देखो जिस तरीके से अभी पेड़ पौधों के बारे में चल रही है, यही चीजें इंसानों के बारे में भी आगे आएगी। तो अपने को पेड़ पौधों के साथ साथ में इंसानों की जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि शरीर के अंदर ऐसी किस तरीके से व्यवस्था की जाती है। अब देखो विभाज्य उत्तक की बात आती है। ये देखो विभाज्य उत्तक के नाम से ही पता है कि उत्तक ऐसे होंगे जो विभाजन करेंगे। और विभाज्य उत्तक हमने पढ़े थे, एक शीर्षस्थ पढ़ा था, एक पार्श्वीय पढ़ा था और एक अंतर्विष्ट पढ़ा था। अब अगर आपने पिछली स्लाइड को ढंग से देखा है तो ऊपरा ऊपरी थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो आपको होगा। शीर्षस्थ जो हाइट बढ़ाने के लिए काम करता है, पार्श्व जो चौड़ाई बढ़ाने के काम करता है, और अंतर्विष्ट जो अंदर की पर्व संधियों के आसपास पाए जाते हैं। ये इसको भी अपने अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर देखो डायग्राम देखते हैं। अब ये देखो ये क्या है, ये एक पेड़ पौधे का जो तना है वो अपने को दिया गया है। क्या दिया गया है? तना दिया गया। भाई नाम क्या है? शीर्षस्थ। कहां पर पाया जाएगा? हाइट बढ़ाने के काम आता है, तो ये पाया जाएगा ऊपर ही ऊपर। ये देखो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक क्या काम आता है? तो पेड़ पौधों की हाइट में जड़ों व तनों की वृद्धि करता है। वृद्धि मतलब वृद्धि ऐसे नहीं होती, वृद्धि होती है ऊपर और नीचे। भाई जड़ें हैं, जड़ों को फैलाने का काम करेगा, हाइट बढ़ रही है। तनों की वृद्धि, तो तनों की वृद्धि, हाइट के अंदर वृद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट के अंदर वृद्धि कर रहा है, कौन करता है? शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। अब देखो पार्श्वीय, पार्श्वीय मतलब क्या करता है? ये चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है? चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। देखो तने व जड़ों की मूल परिधि की वृद्धि में, भाई साइंस की भाषा के अंदर इसको क्या कहेंगे? उसकी परिधि में वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो परिधि का मतलब सबसे पहले अपने समझते हैं, ठीक है। परिधि का मतलब देखो क्या है। देखो अपना होता है व्रत, ठीक है। व्रत में एक तो आता है क्षेत्रफल ज्ञात करो और एक आता है परिधि ज्ञात करो, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब तो होता है कि ये अंदर वाला क्षेत्र ज्ञात करो, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला क्षेत्र ज्ञात करो। और परिधि का मतलब क्या होता है? इसकी चौड़ाई, मतलब कि ये कितनी है, ठीक है। उसके बाद में ये कितनी है। तो परिधि बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब कि इसकी जो है वो तना, ये देखो पहले इतना था, ठीक है, अब इतना हो गया। इसका मतलब उसकी तने की चौड़ाई बढ़ाने का जो कार्य करता है वो अपना कौन करता है? वो अपना करता है पार्श्व। पार्श्व से भी आपको पता चल रहा होगा, पार्श्व मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ाता है। तो तने व जड़ों व मूल की परिधि में वृद्धि में सहायक, ठीक है। परिधि मतलब अभी परिधि कितनी? इतनी है, कल को इतनी हो जाएगी, फिर उसके बाद में इतनी, मतलब पेड़ पौधा इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो परिधि बढ़ाने के अंदर कौन सहायक है? तो कैम्बियन मतलब कि पार्श्व। अब देखो इंग्लिश शब्द है तो कैम्बियन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। साइंस के अंदर हिंदी चलते चलते कब इंग्लिश आ जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि ज्यादातर चीजें की जो होती है वो उसकी टर्म्स जो होती है वो उसके इंग्लिश के अंदर भी आ जाती है। उसके बाद में देखो अंतर्विष्ट, ठीक है। पौधों की पर्व संधियों के आसपास। पर्व संधियां क्या होती है? देखो जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, यहाँ पर साइड के अंदर पाया जाएगा या यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर। पर्व संधियां मतलब कि जो यहाँ पर जोड़ होता है ना, जॉइंट होता है। भाई जैसे मान लो एक पेड़ होता है, पेड़ से कई टहनियां निकलती है, वो टहनियां लगातार बढ़ती जाएगी अगर उसके अंदर अंतर्विष्ट पर्व संधियों के आसपास जो है अंतर्विष्ट विभाज्य तक नहीं पाया जाए। क्योंकि ये क्या करता है? ये हाइट को लिमिटेड करता है। कल को ये बढ़ती जाएगी, हम कहाँ पर रहेंगे? पूरी धरती के ऊपर फैल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है? अपने अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक पाया जाता है। तो ये अपने को याद करना है विभाज्य उत्तक के अंदर, ठीक है। पेड़ पौधों के अंदर जो विभाज्य उत्तक होता है उसके अंदर ये 3 पार्ट है और पूरा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रश्न बनने की संभावना जो रहती है वो यहाँ से बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद में देखो स्थायी उत्तक, ठीक है। इसके बाद में है अपना स्थायी उत्तक, ठीक है। अब देखो स्थायी उत्तक क्या है, यहां से थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। देखो स्थायी उत्तक क्या है? ये उत्तक विभाजन नहीं करते। ये क्या रहते हैं? अपनी जगह पे एकदम मस्त रहते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधों के बाहर जो छाल होती है वो एकदम क्या रहती है? वो एकदम स्थायी उत्तक है, वहां से नहीं हिलती, ठीक है। ये उत्तक विभाजन नहीं करते, वह दृढ़ हो जाते हैं। स्थायी उत्तक रूप व आकार देने व कार्य स्थायी उत्तक करता है। मतलब स्थायी रूप से आकार देने, देखो आकार, वे अपने शरीर के अंदर जो आकार है, हाथ को ऐसा आकार क्यों दिया गया? अगर मान लो अपने अंदर स्थायी उत्तक होता तो ये हाथ बिल्कुल हमेशा ही यूं रहता, फोल्ड नहीं होता। इसका मतलब जो आकार देने का कार्य करता है वो कौन करता है? स्थायी उत्तक कार्य करता है।
स्थायी उत्तक दो प्रकार के हैं, एक है सरल उत्तक और एक है दृढ़ उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक सरल और दृढ़ प्रकार के होते हैं। अब देखो सरल उत्तक क्या है। सरल उत्तक देखो पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल उत्तक है। ठीक है, तो देखो ये लाइन अपने को बिना सोचे समझे एकदम डायरेक्ट याद करनी है कि पेरेन्काइमा, ठीक है, सरल उत्तक। अब इतनी देर जो मैं आपको अपनी भाषा के अंदर बता रहा था कि पेड़ के बाहर जो छाल होती है वो क्या होती है, अपनी जटिल जो अपनी स्थायी उत्तक होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थायी उत्तक होती है। अब उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी उत्तक। ठीक है, अब ये लाइन अपने को बिल्कुल डायरेक्ट याद करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो सरल स्थायी उत्तक आपस में जुड़े होते हैं जिसमें ये भोजन का संचयन करते हैं। सरल उत्तक क्या है, आपस में जुड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और भोजन का संचयन करते हैं। ठीक है, भोजन का संचयन करते हैं। अब देखो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या होती है, जो पानी पौधों को पानी के क्षय से रोकती है। ठीक है, पौधों को पानी के क्षय। देखो एपिडर्मिस क्या होता है, देखो बाहर की जो परत होती है उसको भी दो तीन भागों में विभाजित किया गया है। पूरी परत को तो कहते हैं पेरेन्काइमा, लेकिन सबसे बाहरी जो है, सबसे बाहरी जो ऊपर दिखाई देती है वो है एपिडर्मिस। अब देखो पौधों के अंदर जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन होगा। अब मान लो पेड़ पौधे जो है, जो सूर्य है वो एवापोराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर पानी जो है सारा का सारा उड़ जाएगा अगर उसके अंदर एपिडर्मिस नहीं होगा। अब देखो बाहर क्या होती है, एकदम हार्ड मतलब कि कठोर छाल होती है जिसके कारण से पानी बाहर नहीं निकलता, और ये पानी बाहर निकलने से रोकने वाला कौन है, तो एपिडर्मिस है। कौन है, एपिडर्मिस है। देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम जब होती है ना, ठीक है, तो हम किसके पास में जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाके। ठीक है, किसके पास जाते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। जो स्किन रोग विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या एपिडर्मिस, क्योंकि देखो स्किन से रिलेटेड है तो वो किससे, डर्मिस से शब्द डर्मिस शब्द से बनता है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, स्किन से संबंधित। तो एपिडर्मिस यहाँ पर शब्द क्या है, एपिडर्मिस। तो जब भी एपिडर्मिस शब्द देखेंगे तो डर्मिस से अपने समझ जाएंगे कि ये स्किन से रिलेटेड है, मतलब कि जो सबसे बाहरी स्किन है वो एपिडर्मिस है। और बाहरी स्किन पेड़ पौधे की कैसी होती है, तो एकदम कठोर होती है। अब कठोर स्किन क्यों होती है, किसी ना किसी रीजन से होती है। रीजन क्या है कि पानी वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखो पानी के क्षय को रोकती है। अब देखो क्लोरीन कायमा, क्लोरीन की मात्रा के लिए उत्तरदायी है। भाई पेड़ पौधों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तक का काम ही क्या है, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग उत्तक बना होता है। ठीक है, एपिडर्मिस है, पानी का बाहर प्रवाह ना हो जाए, इवेपोराइजेशन मतलब कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एपिडर्मिस जो है काम करता है। पेड़ पौधों के अंदर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, तो वो भी बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्लोरीन कायमा जो क्लोरीन की मात्रा को शरीर के अंदर रोकता है। उसके बाद में देखो एरन कायमा, क्या नाम है, एरन, इंग्लिश में हवा को बोलते हैं एयर। ठीक है, तो देखो एरन कायमा क्या है, हवा के लिए उत्तरदायी है। तो नाम के अंदर ही जो है पूरा का पूरा अर्थ छिपा हुआ है, याद करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अब देखो कोलेन कायमा, ठीक है, अब आपने एक देखा होगा कि एक जो अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे एक ऐड चलता है वो चारकोल का चलता है। ठीक है, चारकोल। ठीक है, तो कोल जो है साइंस के अंदर जैसे आपने कार्बन वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पढ़ा था। तो क्रिस्टलीय में हमने हीरा ग्रेफाइट फुलरिन पढ़ा था, और अक्रिस्टलीय के अंदर देखो क्या होता है, अक्रिस्टलीय के अंदर, अक्रिस्टलीय जो होता है ना उसके अंदर होता है, एक होता है काजल, ठीक है, कोल, चारकोल। ठीक है, अब देखो ये चारकोल क्या है, ये अक्रिस्टलीय रूप है। इसका मतलब ये जो चारकोल होता है वो कैसा होता है,
बिल्कुल लचीले टाइप का होता है। क्या होता है, चारकोल जो होता है वो लचीले टाइप का होता है। देखो ये कोलेन काइमा, ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता शब्द है, इससे ही मिलकर, देखो कोल शब्द से मिलकर बना हुआ है कोलेन काइमा। और कोल कैसा होता है, कोल होता है एकदम लचीला। कोल किसको बोलते हैं, जो अपने डामर लगाते हैं सड़क के अंदर, वो होता है अपना कोल, मतलब चारकोल से मिलकर बना है कोलेन काइमा। तो अब चारकोल जो है एकदम लचीला पदार्थ है, तो कोलेन काइमा भी क्या होगा, लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है। थोड़ा सा अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो अपने को एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाए। अब देखो स्केलेन काइमा, क्या नाम है, स्केलेन काइमा, कठोर उत्तर। नारियल के, अब देखो नारियल का जो भाग होता है वो कठोर क्यों होता है, तो ये अपने को नॉर्मली भी चीजें पता होनी चाहिए कि नारियल का जो पार्ट है वो कठोर क्यों होता है भी। जैसे सेब देखते हैं वो सॉफ्ट होती है, अदर फ्रूट भी होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कई होते हैं जैसे ऑरेंज वगैरह होते हैं उनका अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन नारियल ही कठोर क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्केलेन काइमा की मात्रा पाई जाती है। क्या होती है, स्केलेन काइमा। अब एक चीज बताओ, इसको कैसे याद करेंगे कि कठोर उत्तक है और नारियल के कठोर भाग के लिए उत्तरदायी। देखो स्केलेन काइमा को कैसे याद करेंगे, जो स्केल होता है अपने पास में प्लास्टिक वाला, क्या उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, वो रहता है एकदम स्ट्रिक्ट, सीधा रहना है, मतलब सीधा ही रहना है, मतलब उससे किसी भी तरीके से मोड़ा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा जा सकता है। नारियल को भी मोड़ा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और स्केल को भी मोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जाता है। स्केल से स्केलन कायमा शब्द बना है, कैसे बना है, स्केलन कायमा शब्द किससे बना है, तो बना है स्केल से, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। देखो क्या प्रश्न आता है, नारियल के कठोर होने का कारण कौन सा उत्तक है, कौन सा उत्तक है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एरिन काइमा दे देंगे, बी दे देंगे क्लोरिन काइमा, सी दे देंगे आपको कोलन काइमा, डी दे देंगे स्केलिन काइमा। अब सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं तो कितने परसेंट लोग कर सकते हैं। 1% लोग भी इसको जो है अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो है ऑप्शन इस टाइप के देखते ही हम क्या बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन अगर अपनों ने पढ़ा हुआ ये प्रश्न है तो एक प्रश्न सही करेंगे और एक प्रश्न लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो जो है अपने को प्रश्नों के बराबर अपने को यहाँ पर फायदा मिलेगा। देखो नारियल का कठोर भाग, तो कठोर भाग से दिमाग में आना चाहिए कि स्केल, तो स्केलन का है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपना उत्तर हो जाएगा। अब बाकी भी अपने देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एरन काइमा, मतलब हवा से संबंधित हो गया। क्लोरिन काइमा, क्लोरीन से संबंधित हो गया। कोलेन काइमा, ठीक है, कोलेन काइमा किसे, कोल क्या होता है अपना, कोल जो होता है सॉफ्टनेस के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो देखो लचीलेपन के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा, कोलेन काइमा हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, एक प्रश्न आपके लिए, उसका जो उत्तर है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। छोटी झाड़ियां में मुड़ने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। वे मुड़ने पर नहीं टूटते। यह किस उत्तक की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ये अपना प्रश्न है, इसका आपको जवाब जो है यहां पर देना है। इसके देखो ऑप्शन भी है अपने पास में, ठीक है। ऑप्शन देखो, ए है स्केलन काइमा, बी ऑप्शन है कोलेन काइमा, सी है एपिडर्मिस, ठीक है।
डी है स्टोमेटा। ठीक है, ये है ना अपना ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको दिमाग लगाकर जवाब देना है। प्रश्न इसी तरीके से आएंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये शब्द कैसे याद होंगे, तो शब्द क्यों याद करने हैं, शब्द तो पेपर के अंदर दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना होने वाला, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसके अंदर शब्द का बस ट्रिक याद करो। शब्द देखते ही वहां पर डायरेक्ट उत्तर अपने को यहाँ पर टिक करना है। अब ये प्रश्न है, इसका जवाब आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखो, पत्ती के अंदर छिद्र, पत्ती के अंदर छिद्र। देखो, छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। भाई साइंस की भाषा के अंदर पत्ती के अंदर वाष्पोत्सर्जन करने के लिए छिद्र पाए जाते हैं, उसको स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, पत्ती के छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। यदि यहीं पर क्या होता है, यहीं पर वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य कहां से होता है, यहीं से अपना होता है, स्टोमेटा से। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद में है जटिल उत्तक की यहाँ पर बात आती है। ठीक है, देखो जटिल उत्तक, जटिल उत्तक जो है आपको याद हो चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के होते हैं। जाइलम मतलब जल, जल का मतलब क्या हो गया, पानी का आदान प्रदान करेंगे। फ्लोएम मतलब फल, मतलब कि खाने पीने का जो आदान प्रदान करने का कार्य करेंगे, वो कौन करेंगे, फ्लोएम करेंगे। देखो, दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से जटिल स्थायी उत्तक बनते हैं। देखो, जटिल स्थायी का मतलब क्या हो गया, मतलब दो या दो से अधिक। जैसे एक जैसे नेचर के दो इंसान है, ठीक है, अब ये क्या है, एडजस्टेबल है, आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, उनका सॉफ्ट नेचर होगा, सॉफ्ट नेचर होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, वो जटिल नहीं होगा, वो सरल होगा। सरल के अंदर जो है एक जैसे प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तक बनाती है, या एक प्रकार के उत्तक जो है आपस में जुड़ते हैं। लेकिन जटिल उत्तक क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं होती है, अलग अलग प्रकार के उत्तक जुड़ते हैं। अलग अलग प्रकार के जब उत्तक जुड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जटिलता आ जाती है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, तो कुल मिलाकर वो ग्रुप जो होता है वो अच्छा ग्रुप नहीं बनता, वो बन जाता है जटिल ग्रुप। और जटिल कहां पर पाए जाते हैं, देखो, दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से जटिल स्थायी उत्तक बनते हैं। देखो, सरल उत्तक क्या होते हैं, एक समान दिखने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। देखो, सरल उत्तक है एक समान दिखने वाली, और जटिल उत्तक क्या है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से। कोशिका मतलब सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो, जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। देखो, परिभाषाएं जो है साइंस के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं अणु की जगह परमाणु, परमाणु की जगह अणु याद रह गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस के अंदर इस तरीके का कंफ्यूजन जो है क्रिएट नहीं किया जाता। ऐसा जीके के अंदर ही किया जाता है। साइंस के अंदर सीधे ही पॉइंट पर आते हैं कि सीधे सीधे बात बताओ, जटिल उत्तक का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, जाइलम का कार्य क्या नहीं है, फ्लोएम का क्या कार्य नहीं है। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जटिल उत्तक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। अब देखो, जाइलम क्या है, जाइलम, जाइलम चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो जाइलम का कार्य देख लो। जाइलम का कार्य पानी व खनिज लवण का संवहन करना है। क्या है, संवहन करना। ठीक है, जाइलम का कार्य मैंने आपको पहले ही बता दिया, जल है तो मतलब पानी व खनिज लवण का। खनिज लवण क्या होता है, खनिज लवण मतलब दूसरी चीजें पानी के साथ में, उसके अंदर कुछ मैग्नीज भी होगा, कुछ क्लोरीन होगा, कुछ फ्लोरीन होगा, सब चीजें जो है पेड़ पौधों के अंदर ऊपर की तरफ पहुंचेगी। तो पानी के साथ में कुछ उसके अंदर कुछ मिला हुआ होगा जिस, ठीक है। आप देखो, फ्लोएम क्या है, पत्तियों में भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना, तो ये भी चीज आपको याद है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो चार शब्द हैं वो याद कर सको तो कर लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने नहीं है। ठीक है, अब देखो, जाइलम चार प्रकार, भाई चार प्रकार के कैसे, पानी है, पानी को पहुंचाने वाला भी तो अलग अलग इंसान होंगे। एक मिनरल वाटर ऊपर तक पहुंचाने वाला दूसरा है, मैग्नीज के मिक्स पानी पहुंचाने वाला अलग है, क्लोरीन मिक्स पानी पहुंचाने वाला अलग है, तो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो कैसे बांटा है, जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वाहिका, जाइलम जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हैं। याद करना चाहे तो बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई ये पानी पहुंचाने वाला है। ठीक है, पानी जैसे मान लो कोई अपने कहीं पर डूब जाता है जैसे पानी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, श्वसन नलिका के अंदर पानी भर जाता है।
और श्वसन नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो जाइलम ट्रेकिड। पानी कहाँ पर भरता है, श्वसन नलिका के अंदर भरता है। पानी का मतलब जाइलम और श्वसन का मतलब ट्रेकिया बोलते हैं, मतलब ट्रेकिड इसको यहाँ पर बोलेंगे। वाहिका क्या होती है भाई, पानी कैसे जाएगा, पानी खुद तो चल के जाएगा नहीं, उसको कोई ना कोई वाहिका का मतलब नली होती है, ठीक है, एक नली के अंदर से जाएगा, ठीक है। तो देखो यूं समझ लो कि यहां पर देखो, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक नली यहां से जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर नली जुड़ी हुई है, ठीक है। अब जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, इसके बाहर वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। और जाइलम रेशे, अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेशे जैसा दिखाई दे रहा है। तो जाइलम के 4 प्रकार जब आपको याद करना हो तो आपको इतना याद रखना है कि पानी के अंदर जब इंसान डूबता है तो उसके ट्रेकिया में पानी भर जाता है, तो जाइलम ट्रेकिया। पानी कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले नलिका लगी हुई है, वाहिका, ठीक है भाई, नलिका और वाहिका एक चीज है। तो पानी कैसे पहुंचेगा, वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचेगा। वाहिकाओं के ऊपर क्या लगे होंगे, रेशे लगे होंगे, जाइलम रेशे, और उन रेशों के नीचे एक कवरिंग होगी, एक स्किन बनी हुई होगी, एक चमड़ी बनी हुई होगी, बाहरी हिस्से को बोलते हैं पेरेनकाइमा, तो जाइलम पेरेनकाइमा। तो ये 4 जो शब्द है वो भी मैंने अपने तरीके से ट्राई किया है याद करवाने का, और अगर आपके पास में कोई बेस्ट ट्रिक है तो आप उसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जहां तक हो सके अपने को जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पर लाया जा रहा है पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पोर्शन जो है यहाँ पर लेके आया जा रहा है, और जो अलग से अपने को चीजें दिखाई दे रही है ना, प्रश्न पक्का पक्का वहीं से ही बनने की संभावना है। अब देखो, रेशे भोजन को सहारा प्रदान करते हैं। अब सहारा कैसे प्रदान करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनको बोला जाता है कि खीरा खाओ या फिर ककड़ी खाओ, मतलब कि वे पदार्थ खाने को बोले जाते हैं जिसके अंदर रेशे अच्छी मात्रा में होते हैं। तो वो रेशे क्या करते हैं, वो डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं। तो रेशे भोजन को सहारा प्रदान करते हैं। देखो पेट के अंदर क्या सिस्टम होता है, खाना यहाँ से जाता है, फिसलता हुआ आगे चला जाता है, तो उस फिसलन को रोकने के लिए उसके अंदर रेशे क्या होते हैं, वो एक फ्रिक्शन पैदा करते हैं, मतलब सामान को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो रोकने का काम करते हैं, तो रेशे जो है भोजन को सहारा प्रदान करते हैं। और रेशे का मतलब क्या हो गया, धागे नहीं है कि पेट के अंदर धागे, नहीं, जो धागे वाली चीजें हैं जैसे खीरा ककड़ी जो होती है अपने, वो होते हैं रेशे वाले भोजन। फ्लोएम क्या है, पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना अपना फ्लोएम कहलाता है। तो इसका एक पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा इसके अंदर, क्योंकि ये अपने पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ें है। और ये चीज़ें इसलिए नहीं पता होनी चाहिए कि पेपर में आने वाली है, पेपर में तो प्रश्न आए या ना आए, लेकिन अगर ये आपने पढ़ेंगे तो कम से कम अपने को हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। पढ़े लिखे होकर अगर अपने ये जवाब देते हैं कि नहीं इसके बारे में नहीं पता, तो फिर उस पढ़े लिखे होने का अपने को मतलब नहीं है। अब सब्जेक्ट डजेंट मैटर, सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता, ऊपरा ऊपरी अपने को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ इसके अगला पार्ट जो है उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो इस टॉपिक की नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन कहीं पर भी जो है मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। रीज़न उसका ये है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ज़्यादा बुक्स के अंदर देखने को अपने को नहीं मिलता है। तो एक बात और समझ लीजिए कि प्रश्न दूसरी जगह से आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लिमिटेड टॉपिक है तो लिमिटेड यहीं से प्रश्न उठने की संभावना, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो अपने जो क्लास है उससे आने की पूरी संभावना रहेगी, या फिर एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अलावा ये टॉपिक कहीं भी देखने को नहीं मिलता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।